एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने इस जो सीरीज़ चला रखी थी HPSC PGT मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर की, ठीक है ना, जो दिसंबर 2023 में हुआ था। तो उसके हमने लगभग कितने क्वेश्चन कर लिए थे, आई थिंक 7-8 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए थे। आज हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो भी एक दो बच्चों के जो डाउट हैं वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा रिवाइज ले रहे हैं एक बार सारे क्वेश्चंस का जो जो हमने किए हैं अभी तक का। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने PMI मेथड से इसको प्रूव किया था। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन जरूर से भी जरूर आएगा, लेकिन इस वाले में इसने 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए हैं, तो ये हमारा अच्छे से हो गया था, ठीक है। इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद है जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, उसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट पूछा हुआ था। ये भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, और जो आज ये कंप्लीट PDF आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में है, जो थर्ड क्वेश्चन में बच्चों के डाउट रह ही रहे हैं। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि एक बॉक्स में, मतलब इसको मैंने आपको ये प्रोबेबिलिटी के तरीके से बता दिया, और जो इसने पूछा है बिना प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, सीधा पूछा है, तो वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक फर्स्ट पार्ट में बच्चे को डाउट है कि मैडम दे कैन बी एनी कलर हो सकता है, तो ये, और मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट कलर, ठीक है। हम डिफरेंट कलर की मैंने आपको बता दिया थी चॉइस क्या हो सकती है, ब्लू रेड हो सकती है और रेड ब्लू हो सकती है। अगर यहाँ पे डिफरेंट आ जाए तो आपको यहाँ से ब्लू रेड और रेड ब्लू वाला केस यहाँ पे लगाना है। लेकिन अब उसने बोला है कि मैडम एनी कलर दिया हुआ है, तो एनी कलर और एनी में और डिफरेंट में यहाँ पे फ़र्क है, एनी में और डिफरेंट में यहाँ पे फ़र्क है। तो शायद मुझे ही समझने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो आप यहाँ से इसको करेक्ट कर लेना। एनी और डिफरेंट में यहाँ पे थोड़ा सा वो है, मतलब डिफरेंस है। तो देखो, अब यहाँ पे मैंने ये बता दिया, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो हमारा ये जो है फर्स्ट पार्ट क्या बोला है, देखो फर्स्ट पार्ट में इसने यहाँ पे आप ये कर लेना, फर्स्ट पार्ट में डिफरेंट, ठीक है। ये डिफरेंट के लिए है हमारे पास, जब हमारे पास कोई डिफरेंट कलर की बात हो। जब एनी कलर की बात होगी तब हमारे पास टोटल कितने हैं, यहाँ पे टोटल है हमारे पास, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने लिखा है डिफरेंट कलर, तो डिफरेंट कलर के लिए हम ऐसे चलेंगे, और एनी कलर के लिए मतलब कोई भी कलर हो सकता है। तो टोटल हमारे पास कितनी सॉक्स हैं, 12 सॉक्स हैं, तो 12 में से हमें 2 का सिलेक्शन यहाँ पे करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 66। तो इसी क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे 3 तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके 3 तरीके हैं। किसी भी, देखो, अगर डिफरेंट कलर पूछे तो हमें पास ये तरीका है, और अगर एनी कलर मतलब कोई भी कलर यहाँ पे हो सकता है, तो कोई भी कलर का मतलब उसमें सेम भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। टोटल है हमारे पास 12, तो 12 में से 2 हमारे पास सेम भी निकल जाएंगे, अलग अलग भी निकल जाएंगे, तो टोटल है 66 तरीके यहाँ से। और डिफरेंट कलर के लिए मतलब अलग अलग ही होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। इस केस में सेम भी हो सकते हैं एनी कलर में, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे ये करेक्ट कर लेना। आज जो है ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कल मैंने इसको बता दिया था, तो अब ये जो था ये हमारा डिफरेंट कलर के लिए केस था। अब एनी कलर के लिए आप लोग ये कर लेना, ठीक है, जो उन्होंने बोला था एनी कलर के लिए। ओके, तो हो गया आपका यहाँ पे डाउट क्लियर। गलत कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट का ही थोड़ा हेर फेर है। स्टेटमेंट अगर हमें पता चल जाए कि वो क्या पूछ रहा है, तो वहाँ से हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो डिफरेंट कलर के लिए मैंने आपको यहाँ बता दिया है, और एनी कलर के लिए आपके लिए ये रहा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको 3 तरीके से थर्ड पार्ट यहाँ पे करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ऑन टू के लिए 1 1 ऑन टू चेक करना है, ये भी हमारा हो गया है। उसके बाद है फाइंड द कोफिशिएंट, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करा दिया, इसमें भी किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट में भी कोई डाउट नहीं है, ये AM और HM वाला था। उसके बाद है ये मैथमेटिकल इंडक्शन का एक और क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, इसमें भी हमारे पास कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा कल हो गया था, कल वाली क्लास में इसको हमने अच्छे से कर लिया था। अभी तक इसी बस थर्ड क्वेश्चन में ही हमारा जो है डाउट था। अब देखिए, ये क्वेश्चन हमारा 10 नंबर में पूछा गया है, तो ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। देखो, इसने बोला है इज द फॉलोइंग सिस्टम कंसिस्टेंट। अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट है तो हमें चेक करना है कि इसका सोल्यूशन यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा। लेकिन इसने ये नहीं बोला कि इसका सोल्यूशन निकाल के दिखाओ। तो अब बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम सोल्यूशन निकाल के दिखाना है, नहीं निकाल के दिखाना। देखो, मैंने ये क्वेश्चन जहाँ तक पूछा है वहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, लेकिन ये 10 नंबर में पूछा है, तो आप लोग यहाँ से देखो, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो यहाँ पे क्या है, सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ तक करेंगे। लेकिन अब हम इससे आगे अगर हमें करना है 10 नंबर के लिए, तो हम क्या करेंगे, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो हम यहाँ से x निकालेंगे, x इज इक्वल टू A इनवर्स B, यानी कि A इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, उसकी B से मल्टीप्लाई करके, तो x हमारे पास यानी कि सॉल्यूशन हमारे पास निकल जाएंगे। x हम मानेंगे x1 x2 और
और x3, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हमारी निकल जाएंगे। तो ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर वो बोलता है कि सॉल्यूशन निकालो तो हम निकाल देते। अब उसने बोला नहीं है तो अपने हिसाब से अगर आप करके भी आओगे 10 नंबर के लिए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके आओगे तो भी हमें 10 नंबर मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ये आप यहाँ पे निकाल लेना क्योंकि सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है। इतना ही इसने बोला है कि चेक वेदर दिस सिस्टम हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो अगर सॉल्यूशन पूछे तो ये वाला तरीके से हम करेंगे, क्योंकि डेटरमिनेंट नॉन जीरो है तो इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे केस लिखे थे, अगर डेटरमिनेंट जीरो है तो एडजॉइंट ए इंटू बी की प्रोडक्ट अगर जीरो आती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर नॉन जीरो आती है तो नो सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी कि इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये जब कब निकालते, जब हमारा डेटरमिनेंट जीरो आता, ठीक है। तो इस केस में ये दोनों चीज ये निकाल के हम देखते तो वहां से हमें पता चल जाता जीरो आया है या नॉन जीरो आया है, ठीक है। तो उस केस में ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, एडजॉइंट निकालते और बी निकालते। तो अब इस केस में इसने डेटरमिनेंट नॉन जीरो है तो यहाँ से हम सॉल्यूशन सीधा निकाल सकते हैं, ए का इनवर्स निकाल के उसकी बी से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया था फाइंड द सर्कल हुज डायमीटर। हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी जिसका जो डायमीटर है इज द कॉमन कोड ऑफ द सर्कल्स बिटवीन, दो सर्कल की इक्वेशन के बीच जो कॉमन कोड बनेगा वहाँ से हमें उसकी सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी वो क्या बनेगी, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम मैंने आपको ऐसे ही करा रखा है जैसे हम पेपर में करके आना है हमें, अगर आ जाए तो, ठीक है। तो ये आप देख लेना, आज PDF मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा ठीक है, इसमें भी कोई यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया था Pth क्यों हुआ था Rth टर्म, ये बिल्कुल मैंने डेफिनेशन से करवाया है, बिल्कुल सीधा। यहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाना है, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि 1 1 इनको 2 को 0 बना दिया और सीधा डेटरमिनेंट सोल्व कर दिया, तो हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि वो लेंथ ही पड़ जाएगा। तो हमने सीधा स्टार्टिंग में ही यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लगा दी, डेफिनेशन के हिसाब से हमने इसको सीधा कर दिया तो हमारा ये सोल्यूशन निकल गया, इसकी वैल्यू आ गई 0, तो ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन भी हमारा हो गया था, डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सोल्व करा है कल परसों ही, मतलब 2 दिन पहले ही हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के जो है हर टाइप के क्वेश्चन करे थे, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस और वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो सारे वहाँ से आपके कवर अप हो जाएंगे। आप वहाँ से ये देख लेना, तो वहाँ से आपको जरूर एक जो क्वेश्चन आएंगे तो वहीं से आपको मिल जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन जितने भी वो पूछेंगे। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन की जो मेरी सीरीज है डिफरेंशियल इक्वेशन के आई थिंक 75 पता नहीं 115 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको करवाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे, तो आप वहाँ से वो कर सकते हैं। तो ये भी हमारा हो गया था। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो है 11वां क्वेश्चन, ये कोप्लानर के लिए मैंने आपको बता दिया था, इसको या तो सीधे ऐसे लिख के और AB क्रॉस AC निकाल लो और फिर उसकी डॉट प्रोडक्ट कर दो AD के साथ, अगर वो 0 आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, कोप्लानर हो जाएगा। ऐसे ही हमने इसको कर लिया। उसके बाद है नेक्स्ट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल वेरिएबल x और 1। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता है मीन NP होता है, वेरिएंस NPQ होता है, तो वहाँ से हमारे ये हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही जितनी आसानी से क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं उतने ही ईजी वे में मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है ना। कोई भी नया मेथड, कोई भी पुराना मेथड मतलब ऐसा मिक्स नहीं करा है ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। आसान से आसान तरीके से मैंने आपको सीधा डायरेक्ट डेफिनेशन से सोल्व करवाने की कोशिश करी है और मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको कोई मुश्किल मेथड से आपको यहाँ पे करवाया है, ठीक है। 13 क्वेश्चन हमारा हो गया था आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हमें निकालनी थी। आइगन वैल्यूज हमने निकाल के आइगन वेक्टर निकाल देते उसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। कैसे निकालते हैं ये आपको पता चल ही गया होगा। नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ 2 सबस्पेसिस इज अ सबस्पेस, ये थ्योरम बहुत ही इजी थी, एज इट इज पूछी थी। और एक बात और, जो हमारी 11th 12th का जो सिलेबस है वो हमने चंडीगढ़ PGT का जब तैयारी करी थी वहाँ पे लगभग कवर कर लिया था, ठीक है ना। तो सारा सिलेबस जो भी टॉपिक है आप चेक कर लेना। मेरी प्रैक्टिस सीरीज आप जरूर देखना, प्रैक्टिस सीरीज में जितने भी मैंने यहाँ पे 2500 से लेके 3000 तक के क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाए हैं। पूरा 11th 12th का सिलेबस यहाँ पे आपको कवर करवा रखा है मैंने सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से आप देख लेना। अब उसके बाद इन्होंने दे रखा है लीनियर अलजेब्रा और रियल जो एनालिसिस है, एनालिसिस में सारा कॉम्प्लेक्स रियल जो भी टॉपिक उसने दे रखे हैं वो। तो लीनियर अलजेब्रा और एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा भी बहुत ही इजी टॉपिक्स इन्होंने दिए हुए हैं। तो हम आज की जो ये सीरीज़, अगर सीरीज़ आज ये ख़त्म हो जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन, तो ये सीरीज़ आज ख़त्म हो जाएगी। तो लीनियर अलजेब्रा की क्लास हम कल से शुरू करेंगे और सबसे पहले हम करेंगे थ्योरम से स्टार्ट, ठीक है। जो थ्योरम हमें लगेंगे इंपॉर्टेंट है वो थ्योरम हम कर लेंगे।
बाकी तैयारी आप लोगों ने भी खुद अपने हिसाब से करनी है, ठीक है। मैं करवाऊंगी वो तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपने लगभग सारा यहाँ पे पढ़ के जाना है जो सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे देखो लीनियर अलजेब्रा में इन्होंने पूछ लिया कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस क्या होती है, सबस्पेस होती है, ये प्रूव करो। तो क्या पता अगली बार वो यूनियन के बारे में पूछ ले कि यूनियन प्रूव करो। तो ऐसे ऐसी जो थ्योरम वो पूछ सकते हैं, वो जो मेरे को आइडिया रहेगा 90 to 95%, हाँ भी ये आ सकते हैं, वो थ्योरम्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं आपको करवा दूंगी। लेकिन बाकी जो है आपको अपनी तैयारी अपने बेस्ट तरीके से करनी है, जैसे आप लोग करते आए हैं, ठीक है। और गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी थ्योरम में आपको लगे कि हमें ये समझ नहीं आई, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मैडम एक थ्योरम है जो हमें समझ नहीं आ रही, तो आप प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वो थ्योरम मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी वीडियो बनाकर, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी थ्योरम में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो वो मैं सबको ही यहाँ पे वीडियो बना के सोल्व करवा दूंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद है, चलिए 13 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज ए कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें ये बताना है कि जो फंक्शन की पॉइंट की वैल्यू हमें बतानी है ए और बी, और यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो इस टाइप से गिवन है, और ये फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी बोला है कि कॉन्टिन्यूस है। तो सबको पता है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पे वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। एफ ऑफ ए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, यही हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। और ये लिमिट क्या होती है, एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, ठीक है, एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए तो उसकी लिमिट की वैल्यू और पॉइंट की वैल्यू एग्जिस्ट होती है और फाइनाइट होती है, ठीक है। एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करने का मतलब फाइनाइट होती है। तो अब चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन क्या बोला है कि कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये फंक्शन 0 पे क्या वैल्यू देगा, फाइनाइट वैल्यू देगा, यानी कि एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ तक हो गया। अब मैंने यहाँ पे सीधा करा है, यहाँ पे हम सीधा कैसे कर सकते हैं, देखो नीचे है एक्स क्यूब। अब एल हॉस्पिटल रूल से कराएंगे तो बच्चे ज़्यादातर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने आपको सिंपली बताया। देखो साइन एक्स की एक्सपेंशन सबको पता है। साइन एक्स की एक्सपेंशन होती है क्या, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस की x5 फैक्टोरियल, ये होता है हमारे पास माइनस अप टू सोन। तो यहाँ पे सीधा सबको पता होगा साइन एक्स की एक्सपेंशन, तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। साइन 2x की एक्सपेंशन यहाँ पे खोलो, 2x माइनस 2x का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे साइन एक्स की खोल दो, x माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे कोस एक्स की खोल दो, 1 माइनस कोस में हमारे पास इवन पावर चलती है, साइन में हमारे पास ओड पावर चलती है, कर दिया। और ये किसके इक्वल है, फाइनाइट एक्स क्यूब। अभी यहाँ से हमने क्या करा, एक्स एक्स वाले कोफिशिएंट को अलग कर लिया, यहाँ पे 2 प्लस ए, ठीक है, तो इनटू में एक्स, माइनस में ये हो जाएगा हमारे पास बी एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये इवन के साथ है बी। उसके बाद है प्लस में एक्स क्यूब, जब अलग करेंगे तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8 बटे 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, यहाँ से हो जाएगा माइनस का ए बाय में 6 डिवाइड बाय एक्स का क्यूब। उसके आगे तो ज़्यादा वैल्यू आ जाएंगे, x5 0 हो जाएगा क्योंकि x 0 पुट करेंगे तो आगे x की पावर 5 है, तो x की क्यूब से डिवाइड करेंगे तो स्क्वेयर यानी कि ऊपर 0, तो आगे वाले टर्म सारी खत्म हो जाएंगी। यहाँ तक हमने करा। अब उसके बाद देखो, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन 2 प्लस ए इज 0। अब ये फाइनाइट वैल्यू कब आएगी, देखो जब 0/0 फॉर्म यहाँ पे बन जाएगी, 0/0 फॉर्म, तो इंडेटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, तो इसका एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सीधा एक कंक्लूजन निकाल देते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल देते हैं, तो देखो अब ये फाइनाइट कब एग्जिस्ट करेगी, जब ये मतलब मैंने अलग अलग करा, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, तीनों अलग अलग कर दिए, तो यहाँ से नीचे बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से तो ये पॉसिबल नहीं है, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ से हम पॉसिबल कब लेंगे, जब हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट 0 हो जाए, 2 प्लस ए 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है तो भी इसकी पावर नीचे बचेगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे बी भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 0, और यहाँ से इसको अलग अलग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका मतलब -8/6 माइनस a/6 बच जाएगा, और ये क्या आएगी, कुछ फाइनाइट वैल्यू, मतलब ये बच जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या बोला है, दिस इज पॉसिबल व्हेन, ये मैंने लिख दिया बी 0, तो ए की वैल्यू यहाँ से -2 और बी की वैल्यू 0, इतना ही हमसे पूछा था। अब एक एक्स्ट्रा बात और मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, अगर वो हमसे पूछता, देखो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, यानी कि हमने मान लिया फाइनाइट वैल्यू 0 है, ठीक है। अब उसके बाद अब ये बोल लेता 0, सॉरी
मैंने बोला लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं, ये हमें अगर हमसे पूछ ले कि इसकी पॉइंट लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, मतलब इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि कितनी आएगी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो हमें पता होनी चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन इन्होंने इतना दे दिया, आगे ये भी पूछ सकता है इसकी लिमिट की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो अब वो हम कैसे बताएंगे, इतना हमने कर लिया आसानी से। अब देखो अब हमारे पास ये बचा, ये फाइनाइट वैल्यू है, तो इसका मतलब जो हमारा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है लिमिट के लिए, उसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्या, ये हमारे पास था एक्स क्यूब अपोन में एक्स क्यूब माइनस 8 अपोन में 6 माइनस का ए अपोन में 6, ये था, और इक्वल टू क्या बचा, फाइनाइट टर्म बची, तो इससे ये कैंसिल। तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी यानी कि -1, और ये फाइनाइट का मतलब यहाँ पे क्या था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ, या एक मिनट, ये तो हमारे पास लिमिट चल रही थी एक्स अप्रोचेस टू जीरो, फाइनाइट का मतलब यानी कि एफ ऑफ जीरो कुछ भी यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई, ये इसके इक्वल है एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1 आ गई। तो सिंस द फंक्शन इज टू बी कंटिन्यूस देयरफॉर लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन मैंने आपको करवा दिया ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो हमें पता हो कि हमें कैसे निकालनी है इसकी लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको करवाया है, कोई इसमें लंबी चौड़ी यहाँ पे बात नहीं है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे टॉपिक ये भी मैंने आपको मेरी वीडियो में जाके देखना, प्लेलिस्ट में सारे फॉर्मूले आपको वहाँ पे करवाए हुए हैं अच्छे से। ठीक है, और जिन्होंने फॉर्मूला पीडीएफ ले रखा है उसमें ये सारे फॉर्मूले तो लिखे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे इनका सॉल्यूशन मैंने नहीं दिया है, तो सॉल्यूशन मैं आपको अगर बोलोगे तो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी सारी आइडेंटिटीज़ का जो भी सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई देन प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। वी हैव टू प्रूव दैट दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1, ये इज इक्वल टू पाई है, तो इसको मैंने लिया है पाई माइनस कोस इनवर्स जेड, और यहाँ पे कोस इनवर्स है तो इस कोस को मैं इधर लेके आई, तो ये हो जाएगा कोस पाई माइनस कोस इनवर्स जेड, और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का, ये होता है हमारे पास कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये ऐसे होता है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारे पास। ठीक है, और कोस का हमारे पास ये है, तो ये कोस का फॉर्मूला हमने लगाया, कोस इधर आ गया, कोस 180 माइनस थीटा होता है कोस थीटा माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा ये आ गया, इससे ये कैंसिल, माइनस का जेड हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे, एक्स वाई इसको इधर ले आएंगे, प्लस का जेड इज इक्वल टू स्केयरिंग बोथ साइड करके सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए मैट्रिक्स P सच दैट P इनवर्स AP इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ए हमारे पास मैट्रिक्स है, P इनवर्स AP एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स, तो मैं आपको सीधा सीधा डायरेक्ट बता रही हूँ कि इसको कैसे करना है। इसकी आइगन वैल्यू आप लोग फाइंड करिए, आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करके उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास आइगन वेक्टर्स आएंगे। इसकी 3 आइगन वैल्यूज हमारे पास आएंगी क्योंकि 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स हैं, 3 आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग हमारे पास आएंगे 3 आइगन वेक्टर्स, 3 आइगन वेक्टर्स आएंगे। मान लो एक आइगन वेक्टर ये आ गया, दूसरी लैम्डा, दूसरी एक आइगन वेक्टर हमारे पास ये आ गया कोरस्पोंडिंग टू λ1, दूसरा हमारे पास आ गया कोरस्पोंडिंग टू λ2 के, और तीसरा आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू λ3। तो ये तीनों को हमने क्या लिखना है, डायगोनल में, मतलब ये ऐसे 1 2 3 1 2 3, मान लो 1 2 3 ये आ गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, λ1 मैट्रिक्स के फॉर्म में इधर आ जाएगी λ2 की एंट्री, और इधर आ जाएगी λ3 की एंट्रिक्स, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी हमारे पास P मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो इसमें बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो P इनवर्स AP डायगोनल मैट्रिक्स है, वी हैव टू फाइंड आइगन वैल्यूज, तो इसकी आइगन वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, A माइनस में λ का डेटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो यहाँ से ही हमने निकाला, यहाँ से निकाल के हमारे पास λ की वैल्यू आई 1 आने के बाद आई है एरर एंड ट्रायल मेथड से इसको हमने किया, तो λ की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो सिंथेटिक डिवीजन हमने लगाई, सिंथेटिक डिवीजन लगा के क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन में लैम्डा की क्यूब लैम्डा स्क्वायर लैम्डा और इसका कोफिशिएंट हम एज इट इज रखते हैं, और 1 पे लैम्डा इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो गया था तो 1 यहाँ पे रखेंगे, तो 1 एज इट इज, 1 1 जा 1, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो -5 1 जा -5, 11 में से 5 गए 6, 6 1 जा 6, तो ये कैंसिल। तो अब यहाँ से शुरू करेंगे, क्यूब से था तो स्क्वायर से शुरू करेंगे, लैम्डा का स्क्वायर
-5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दूसरी वैल्यू आ गई 2 और 3, तो लैम्डा की 3 वैल्यू आ गई, तो 3 आइगन वेक्टर हमारे पास यहाँ पे निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करेंगे, a माइनस लैम्डा आई जब हम करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगी x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0। तो यहाँ से बन जाएगा माइनस का x3 बराबर है 0। ठीक है, x3 बराबर है 0, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी 0। दूसरा x1 x2 x3 इक्वल टू 0, x3 बराबर है 0, तो x1 प्लस x2 बराबर है 0। तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 और इसको मैंने मान लिया कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर k। ठीक है, तो यहाँ से x1 हमारे पास अगर k है तो x2 हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का k। तो इसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, k माइनस का k और 0। तो k यहाँ पे आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं वेयर k इज आर्बिट्रेरी नंबर, या इसको एक वैल्यू दे देते हैं k इज इक्वल टू 1, तो 1 -1 और 0। तो एक वेक्टर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, उसके बाद है ये आ गया। उसके बाद है लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए हमने प्रूव करा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। सेम इसको भी हमने मान लिया k1 k2 k2 k3, तो ऐसे मान लेना है। तो k जो है हमारे पास यहाँ पे आर्बिट्रेरी नंबर ही रहेगा, तो यहाँ से निकाल दी ये वैल्यू आइगन वेक्टर लैम्डा 2 के कोरस्पोंडिंग हमारे पास ये आ गया। उसके बाद है लैम्डा 3 के कोरस्पोंडिंग हमारे पास है a माइनस 3i इंटू में x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल जाएगा, तो इसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास जो लैम्डा 3 है इसकी वैल्यू आ जाएगी, आइगन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब p मैट्रिक्स कोरस्पोंडिंग टू दिस आइगन वैल्यूज हमारे पास ये हो जाएगा, p बराबर है ये लैम्डा 1 के कोरस्पोंडिंग, लैम्डा 2 के कोरस्पोंडिंग और लैम्डा 3 के कोरस्पोंडिंग, वेयर k1 k2 k3 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। या फिर मैंने यहाँ पे k1 को भी 1 ले लिया, k2 को भी और k3 को भी, तो हमारे पास ये आ गया। अब आप लोग किसी की भी वीडियो देख के ये मत बोलना कि मैडम आंसर मैच नहीं हो रहा, क्योंकि ये मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताया। और यहाँ पे आइगन वेक्टर्स हम अपनी मर्जी से मतलब कुछ भी लें, तो यहाँ पे कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमारा आइगन वैल्यूज़ के कोरस्पोंडिंग जो आइगन वेक्टर आएंगे वो सबके सेम ही रहें। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस का फ़र्क होगा, लेकिन हो रहेगा सेम ही। ठीक है ना, तो कभी आप ये बोलो कि मैडम आंसर मैच नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। जो बच्चे नेट लेवल की JRF लेवल की तैयारी करते हैं बिल्कुल वैसे ही स्टीक तरीके से मैंने आपको कराया है कि जो हायर क्लासेस में हम इसको सोल्व करते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। ठीक है, ईजी तरीके से है, ये क्वेश्चन हमारा गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि क्योंकि कई बार बच्चे एक से ज़्यादा वीडियो देख लेते हैं ना, तो उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैडम ने ऐसे करवाया और सर ने मतलब प्रॉपर डेफिनेशन से करवाया, किसी भी सर ने या टीचर ने मैडम ने। ठीक है ना, तो कंफ्यूज आपने नहीं होना, तो हम ऐसे करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है ना, आंसर हमारा ये आ गया, p मैट्रिक्स आ गई, क्योंकि ये बहुत ही इजी मेथड है, तो यहाँ से फटाफट निकल जाते हैं। नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है प्रॉपर, जैसे p इनवर्स ए p है और वो क्या है डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो p की वैल्यू निकालने, तो हम p की वैल्यू निकाल के क्या करेंगे, p इनवर्स निकालेंगे, उसका इनवर्स निकाल के और फिर a से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लो इसको आगे करेंगे, लेकिन इसने हमसे क्या पूछा था, इसने हमसे सिर्फ इतना पूछा था कि हमारे पास जो है ये रहा फाइंड ए मैट्रिक्स, सिर्फ p मैट्रिक्स पूछी है। ठीक है ना, तो हमने p मैट्रिक्स यहाँ पे निकाल दी। आगे जो भी टीचर ने आपको मान लो करवाया होगा या करवाया यूट्यूब पे आपने देखा होगा, तो सर ने जो भी सर हैं जो भी मैडम है, तो उन्होंने p इनवर्स, फिर जो p मैट्रिक्स आई है उसका इनवर्स निकाला, फिर उसकी a से मल्टीप्लाई करी, फिर p से मल्टीप्लाई करी, और फिर वो हमारे पास डायगोनल एंट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप ऐसे भी करेंगे तो वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसने इतना हमसे पूछा नहीं है। तो इसने बोला है सिर्फ फाइंड ए मैट्रिक्स p सच दैट p इनवर्स, बस इसने ये दिया हुआ है कि p इनवर्स AP हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, ना कि इसने ये बोला है कि p इनवर्स AP को डायगोनल प्रूव करो। तो स्टेटमेंट आपने ध्यान से समझनी है। तो हमें सिर्फ p मैट्रिक्स निकालनी थी, p मैट्रिक्स हमने यहाँ पे निकाल दी है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, तो चलिए आ गया समझ में, अच्छे से, बहुत अच्छे से करवाया है। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके, p मैट्रिक्स हमारी निकल गई है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ईच पेयर ऑफ द 3 इक्वेशन, 3 इक्वेशन है एंड हैज एग्जैक्टली 1 रूट इन कॉमन। तो ईच पेयर का बात हो रही है, तो इसका मतलब कोई भी ये 2 इक्वेशन ले लो, ये 2 ले लो या ये 2 ले लो, इनमें हर एक पेयर में एक क्या है रूट कॉमन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो ये हमें प्रूव करना है, शो दैट, ये हमने प्रूव करना है। तो पहली दूसरी तीसरी इक्वेशन नाम दे दिया, तो हर एक 2 के पेयर में रूट कॉमन है, तो इन दोनों में अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसका भी बीटा गामा और इसका गामा अल्फा हो गया ना, तीनों में कॉमन 2 2 के पेयर में बनाया, तो ईच पेयर में, तो ये हो गया, हमने रूट ले लिए यहाँ से। तो सम ऑफ रूट
ये इक्वेशन 1 से निकाला, ये इक्वेशन 2 से निकाला, ये इक्वेशन 3 से निकाला। तो जो इसको नाम दे दिया 4, 5 और 6 यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करा मैंने, 4, 5, 6 का जो सम ऑफ रूट्स था उनको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इनका स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया। स्केयरिंग बोथ साइड करने के बाद ये हमारे पास 2 टाइम अल्फा, 2 टाइम बीटा, 2 टाइम गामा, ये था। स्केयरिंग कर दिया तो 2 बाहर आके 4 हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अब इसका स्केयर खोलेंगे तो अब इनकी वैल्यूज तो हमारे पास है, तो हमें चाहिए अल्फा स्केयर, बीटा स्केयर और गामा स्केयर की वैल्यू। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इक्वेशन 4 और 5 है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास बीटा स्केयर आ जाएगा। सिमिलरली 5, 6 और 6, 4 की मल्टीप्लाई करके गामा स्केयर और अल्फा स्केयर आ जाएगा। इक्वेशन स्टार में ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो हमने प्रूव करना था। ठीक है, आगे स्टेटमेंट समझ में अच्छे से, और ये हमारा प्रूव हो गया। स्टेटमेंट समझ आ गई तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लास के भी इसने 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ये भी 10 नंबर का ही है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें निकालनी है टी ई रेज टू द पावर माइनस के टी साइन टी। तो वी नो दैट लैप्लास ऑफ साइन ए टी हमारे पास होता है ए अपॉन में एस स्क्र प्लस में ए स्क्र, और ई रेज टू द पावर ए टी साइन बी टी ये होता है हमारे पास बी, तो एज इट इज, अपॉन में क्या होता है एस स्क्र प्लस ए स्क्र, एज इट इज है। ई की पावर ए टी है तो ए जो भी पावर में उसको एस में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा और अगर पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब सीधा ये फॉर्मूला हमारे पता है, लगा दो। तो ये साइन टी का ट्रांसफॉर्मेशन होती है 1 अपॉन में एस स्क्र प्लस में 1, और ई रेज टू द पावर माइनस के टी है तो एस प्लस के स्क्र प्लस में 1, ये हो जाएगा। अब इसके साथ है हमारे पास टी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है लैप्लास ऑफ टी की पावर एन एफ टी इज इक्वल टू -1 की पावर एन। जितनी टी की पावर होगी उतनी बार उसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो टी की पावर यहाँ पे 1 है तो 1 बार यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल नीचे वाले का स्क्वायर, ये मैंने खोल दिया, एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2 प्लस में 1 और इसका होल स्क्वायर। ऊपर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे फॉर्मूले साथ के साथ यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि सीधा डायरेक्ट कैसे हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन टी क्यूब ई की पावर -380। तो सबको पता है लैप्लास ऑफ टी की पावर एन हमारे पास होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एस की पावर एन प्लस में 1, और लैप्लास ऑफ टी की पावर एन इज इनटू में ई रेज टू द पावर ए टी हमारे पास वही एन फैक्टोरियल। एस को क्या कर देंगे, एस माइनस ए में चेंज कर देंगे। अगर एक्सपोनेंशियल है तो उसको चेंज करता है एस माइनस ए, अगर पावर में प्लस है और अगर पावर में माइनस है तो हम कर देंगे एस प्लस में ए। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दो, एन की जगह 3 फैक्टोरियल और -3 है तो एस प्लस 3, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 3 फैक्टोरियल, देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, 6 अपॉन में एस प्लस 3 की पावर 4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, एक लाइन का आंसर था अगर हमें फॉर्मूले आते हैं तो। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। तो ये मैंने लिखा हुआ है। मेरे चैनल को प्लीज़ अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आज की क्लास में आई थिंक आपके यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन में मैंने 3 तरीके से आपको बता दिया है, तीनों तरीके आपको यहाँ पे समझ आ गए होंगे कैसे करना है। और जो मतलब ये तो एक वैसे जोक ही बन गया, जो पूछा था वो हटके, और बाकी के 2 मेथड मैंने आपको पहले ही बता दिए। चलो खैर कोई नहीं, आपने अच्छे से वीडियो देखी, कमेंट किया, तो आपके डाउट यहाँ पे मैंने आपके क्लियर कर दिए। ठीक है, तो आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि यहाँ पे मैंने सारा यहाँ पे रिवीजन आपको दे दिया है, तो अच्छे से आप कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में फिर भी लगे कि मैडम यहाँ पे ये डाउट है तो मैं आपका जरूर क्लियर करवाऊंगी, आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, कोई भी थ्योरम आपको पूछनी हो अलग से तो मैसेज कर देना, तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगी ताकि सभी बच्चों को यहाँ पे समझ आ जाए। ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे कर लेना। और बाकी जितनी मेरी पॉसिबल मतलब कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारा ऐसा ही कंटेंट दूँ जो आपके लिए आगे एग्जाम में हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो बाकी आप लोगों ने भी अच्छे से खूब तैयारी करनी है। पेपर का पैटर्न हमने देख ही लिया है, तो इस हिसाब से मैं आपको तैयारी कराऊंगी जिस हिसाब से इन्होंने दिया हुआ था। बाकी तो भगवान जाने, और आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए। और जो पेपर बनाने वाला है तो देखो अभी अब किस टाइप से वो पेपर सेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए थे टोटल 18 क्वेश्चन। 18 में से सबको पता है कितने करने थे, 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे करने थे। ठीक है, तो 15 हर एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का था, तो यानी कि 150 नंबर का हमारा सब्जेक्टिव पेपर था। ठीक है, और जो सिलेबस है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को के साथ शेयर कर दिया है। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है पार्ट 2 जो वीडियो आई है उसके नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।